हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम अडल्ट सफरेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग अडल्ट सफरेज से क्या समझते हैं? आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जहां पे भी ये वर्ड आए अडल्ट सफरेज, इसका मतलब कहीं ना कहीं वोटिंग राइट से रिलेटेड या जो हम वोट कास्ट करते हैं उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो आप कभी भी ये टर्म देखें तो आप इसको लिंक कर लीजिएगा। अब हमें पता है कि जो भी 18 साल का या 18 साल से बड़ा उम्र का होता है उनके पास में वोटिंग राइट्स है इंडिया में। लेकिन वो वोटिंग राइट्स कहाँ से आई है, कौन से प्रोविजन से आई है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 326 कन्फर्स ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द राइट टू वोट इन जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। अब सबसे पहली बात ये हुई कि यहाँ पे जो आर्टिकल 326 है, ये आर्टिकल 326 हमें बताता है, ये आर्टिकल 326 हमें राइट देता है वोट कास्ट करने की। ठीक है, कौन वोट कास्ट कर सकता है? जो कि 18 साल या 18 साल से ज्यादा उम्र का होता है उसमें। अब वोट कौन कास्ट करता है? सिटीजन ऑफ इंडिया वोट कास्ट कर रहे हैं। कहां पे वोट कास्ट करते हैं वो? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के इलेक्शंस में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां पे आपके स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर का जो चुनाव होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज reduced from 21 years by the Constitution 61st Amendment Act 1988, otherwise not disqualified under Constitution or any other law on the grounds of unsound of mind। अब देखो यहां पे आपको ये समझना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें जो वोटिंग एज की जो राइट थी वो क्या थी? आज के तारीख में हम 18 देखते हैं, लेकिन उस समय जो उम्र थी वो 21 साल की थी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लागू हुआ था, तब 21 साल की उम्र तय की गई थी कि जो भी इंसान 21 साल या 21 साल से ज्यादा का होगा वो वोट डाल सकता है। लेकिन इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने 18 में कर दिया है, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के भी एंट्रेंस देंगे तो वहां पे साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसने कि वोटिंग राइट को 21 से 18 साल में रिड्यूस कर दिया है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 21 से लेके 21 ईयर से लेके 18 ईयर्स ऑफ एज करी है। अब वो क्यों करी थी? क्योंकि ऐसा था कि एक जो अनरिप्रेजेंटेटिव एक बहुत लंबा यूथ हो गया था। मतलब हम देख रहे थे कि 18 साल में हम बोल देते कि इंसान अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, और 18 साल में यूथ की कैटेगरी में आ सकते हैं हम, है ना। तो हम देखते हैं कि एक बहुत ज्यादा जो यूथ का रिप्रेजेंटेशन था वो वोटिंग राइट्स में बहुत कम था, इसलिए इसको रिड्यूस करके 18 इयर्स एज किया गया है। और लगभग बहुत सारे नेशंस में 18 इयर्स है, तो भी ये लगा कि भैया सभी जगह वर्ल्ड का भी सिनेरियो देखा जाता है तो 18 ही कर दिया जाए। ठीक है, अब इंसान कोई भी इंडिया का सिटीजन वो वोट डाल सकता है, बस कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, लाइक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब वो स्टेबल नहीं है ऐसा करके सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। बाकी हर इंसान वोट कास्ट कर सकता है जो कि भारत का नागरिक है। क्लियर है? There is one general electoral roll for every territorial constituency as stated in Article 325 of the Constitution for election to the either House of Parliament or to the House of Legislature। अब भैया जो एक इलेक्टोरल रोल बनता है ना, आप अपने शहर में या अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम अगर आप देखते हैं रूरल इंडिया में आता है, ठीक है, किसी विलेज के क्षेत्र में आता है, तो आपने देखा होगा कि शहर में भी उस शहर की उस वार्ड की एक लिस्ट बनती है और गांव में भी लिस्ट बनती है। ठीक है, अब लिस्ट कैसे बनती है? उस लिस्ट में ये चीज लिखी होती है, एक तो आपको वोटर आईडी कार्ड दे दिया जाता है, प्लस एक लिस्ट लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक है, मान लो एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, तो इस विलेज के जितने भी एलिजिबल वोटर्स है, मतलब जितने भी वोटर्स है उनका इस लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, इस लिस्ट में नाम आ जाएगा और इस हिसाब से उनको वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। और वो भी देख लेते हैं, मतलब सरकार के पास में भी पूरा डेटा होता है कि इस गांव में इतने वोटर हैं। मान लो इस गांव में 100 वोटर हैं, दूसरे गांव में 200 वोटर हैं, पास में जो शहर है उसमें 1000 वोटर हैं।
ठीक है। तो इसे सरकार को भी पता होता है कि कहाँ कितने वोटर्स हैं, सो दैट जो इलेक्शन का जब प्रोसेस होता है तब हमें उस हिसाब से मशीनरी लगती है ना, इलेक्शन मशीनरी लगती है। कैसे इलेक्शन मशीनरी लगती है? पुलिस की जरूरत होगी, हमें इलेक्शन कमीशन के लोगों की जरूरत होगी, फिर वो पोलिंग बूथ में देखते कितने सारे लोग लगते हैं, उनकी जरूरत होगी। तो उस हिसाब से सरकार मशीनरी, इलेक्शन मशीनरी डिप्लॉय करती है कि कितने की आवश्यकता है। ठीक, अब ये जो लिस्ट बनती है, मान लो ये जो लिस्ट बनी है एक गांव की, लोकसभा की भी यही लिस्ट होगी, लोकसभा की भी यही लिस्ट होगी, और साथ में जब हम विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो विधानसभा की भी यही लिस्ट होती है। ठीक है, विधानसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी यही, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी यही लिस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की अलग से लिस्ट निकाली, विधानसभा की अलग से लिस्ट निकाली, ऐसा नहीं होता है। एक ही लिस्ट में काम हो जाता है, एक ही इलेक्टोरल रोल में काम हो जाता है। ठीक है, समझ गए। और ये समझो आप कि मान लो फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि अगर कोई इंसान लोकसभा के वोट देना, लोकसभा का वोट दे सकता है, तो वही इंसान स्टेट लेजिस्लेटिव के भी वोट दे सकता है। ऐसा तो नहीं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 21 साल की उम्र हो और लोकसभा में 18 साल की में जो 18 साल की उम्र हो। पूरे देश में एक ही तो एज है ना, 18 ईयर्स एक ही तो एज है। तो जो भी इंसान 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। तो एक ही लिस्ट बनती है, उसमें सारे वोटर्स का बता दिया जाता है। ठीक है, इसी की बात की गई है। दिस आर्टिकल फर्दर स्पेसिफाई दैट नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन टू इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे बताया गया कि कोई भी इंसान का नाम वोटर लिस्ट में इसलिए नहीं आना, वोटर लिस्ट से इसलिए नहीं हटा देना चाहिए कि उसके साथ में रिलीजन, रेस, कास्ट या इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन करके। ठीक है, मतलब जो भी इंडिया का सिटीजन है, 18 साल का है, उसका नाम इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल मतलब वो जो वोटिंग लिस्ट है उसमें उस इंसान का नाम होना चाहिए। उस इंसान के साथ में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इनसे रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? The Article 330 and 332 provide for the reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribe in the House of People and Legislative Assembly respectively. अब यहाँ पे हमने देखा कि जो आर्टिकल 330 और 332 है वो क्या SC/SC के लिए जो सीट्स रिजर्व होती है, सीट्स लोकसभा में भी रिजर्व होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्व होती है। तो वो सीट्स का जो रिजर्वेशन है उसका आर्टिकल कौन सा है? उसका आर्टिकल है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। Then Article 331 provide for the representation of members of Anglo-Indian community in the House of People. अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की 2 सीट्स होती थी लोकसभा में और ये आर्टिकल 331 में दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है कि कुछ पहले अंग्रेज यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत लंबा टाइम रूल किया था, लेकिन कुछ अंग्रेज लोग रुक गए थे। ठीक है, तो एक तरीके से उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 2 सीट्स जो थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब आज की तारीख में ये वाला प्रोविजन नहीं है। ठीक है, आज की तारीख में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कोई सी भी सीट्स नहीं है। ये सरकार ने इस प्रोविजन को हटा दिया है कि अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की सीट की आवश्यकता नहीं है। तो पहले लोकसभा में कितनी सीट थी? पहले लोकसभा में थी 545 सीट्स, लेकिन आज की तारीख में लोकसभा में कितनी सीट्स है? आज की तारीख में लोकसभा में सीट्स है 543, क्योंकि ये जो 2 सीट्स जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की थी इसको सरकार ने हटा दिया है। तो ये अब आपके कोई काम का नहीं है। ये बस मैंने स्लाइड में इसलिए मेंशन किया था ताकि मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकूं कि ये वाला प्रोविजन अब हट गया है। तो अब लोकसभा की सीट्स कितनी है? 543 है, 545 नहीं है। In case of Indira Nehru Gandhi versus Raja Narayan, popularly known as election case, right to free and fair election has been declared to the constitute the basic structure of the constitution. अब यहाँ पे ये जो केस है इसमें ये सब बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब कि अगर मान लो सरकार कल को कोई ऐसा लॉ लेके आ जाती है कि जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि नहीं भैया आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। जो जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजों पे पार्लियामेंट कोई कानून नहीं ला सकती, उन सारी चीज़ों में पार्लियामेंट कोई बदलाव नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा टॉपिक था, अडल्ट सफरेज के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आर्टिकल्स थे वो आपको समझना था। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी।
मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स उसका भी सोल्यूशन लेके आया आप लोगों के लिए। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, magnetbrains.com लिखना है और क्या करना है? सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे कुछ 3-4 वेबसाइट आपको नजर आएगी। जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उसको क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या लैपटॉप पे। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे दिया गया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे सभी क्लासेस दी गई। अगर आपको 12th की पढ़ाई करनी हो तो 12th की कीजिए, 10th 9th जिसकी पढ़ाई करनी हो आप उसकी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं, लाइक मिनी जानकारी सीरीज एंड ऑल अदर थिंग्स। तो आप यहां से भी उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। इस यहाँ पे आपको क्लास 11 के सभी कोर्सेज नजर आएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, सभी क्लास 11 के कोर्स आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया तो क्लास 11 के लीगल स्टडीज के लेक्चर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज सारे वीडियोस यहाँ पे आपको अरेंज मिलेंगे। सो आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में समस्या जा रही है तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट्स यहां पे पढ़ाए जाते हैं। इस चैनल को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, ट्यूशन टीचर को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।